हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप चल रहा है। 21 सितंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, 22 अक्टूबर तक चलने वाला है। यदि अभी तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो सबसे पहले जाके फॉर्म अप्लाई करिए। यदि आप 12th पास आउट हैं तो ये फॉर्म आपके लिए होने वाला है। तो साथ ही इसी फॉर्म फिलअप में जितने भी प्रीवियस ईयर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुए हैं तो एक एक शिफ्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से हल करें। आपको हर एक क्वेश्चन को हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे पिछले वर्षों में दिल्ली पुलिस में सवाल पूछे गए थे। इससे क्या होगा कि इसी के आधार पे आप सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे और आपको ये भी देखना है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। क्या इस तरह का सवाल आएगा तो हम पेपर में कर सकते हैं। इसीलिए तो साथी प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करना होता है हमारे लिए। तो आज का यह तीसरा क्लास होने जा रहा है। तो इस क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 35 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले पेपर में यह पूरा प्रश्न आया था, हूबहू 50 क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर के दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे अधिक जीके का 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। जीके अधिक फोकस करना है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मैथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 तो कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चनों का आपका पेपर होने वाला है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यह आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसके बाद जब आप एग्जाम देंगे ना तो आपका फिजिकल होता है। फिजिकल भी साथी केवल क्वालिफाइंग करना होता है, इसका नंबर नहीं जुड़ता है। लास्ट में आपका एमई हो जाएगा, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यह पूरा प्रक्रिया होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, डेली क्लास आपको 11:30 AM पे आ रही है। तो आपके पास यदि नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे। चलिए भाई, पहला प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? बताइए, औरंगजेब द्वारा अपने किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा खिताब दिया गया था? तो याद रखिएगा, एक जय सिंह को और एक जसवंत सिंह को। तो पहले का बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? बताइए, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा, महासचिव होता है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? बताइए, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? तो याद रखिएगा 34 है। बी ऑप्शन 34 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिलप्पाधिकारम मूल रूप से ये किस भाषा में लिखा गया था? बताइए, जो प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य था शिलप्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो यह तमिल भाषा में लिखा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? बताइए, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो याद रखिएगा 3 भागों में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? बताइए, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो मेरा खाता भाग्य विधाता है। मेरा खाता भाग्य विधाता, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। रबी मौसम में यानी रबी का समय आ चुका है। नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और गर्मी जब स्टार्ट होती है मार्च अप्रैल में तो इस टाइम काटा जाता है। ओके, ठंडी के समय। तो रबी मौसम में ऐसी कौन सी फसल है जो उगाई जाती है? ऑप्शन में देखिए तो चना है भाई, केवल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी?
तो याद रखिएगा जैन धर्म की। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? बताइए, दक्षिण भारत के किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो मियल अट्टम को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? कजली यानी कजरी तीज भारत के किस राज्य की सांस्कृतिक उत्सव है? तो कजरी जो तीज होती है वो तो भारत के यूपी राज्य में भी काफ़ी फेमस है, लेकिन सांस्कृतिक उत्सव की बात कर रहा है तो ये राजस्थान में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11। 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए, 1932 में महात्मा गांधी और किसने पूना पैक्ट पर साइन किए थे? तो आपको मालूम होगा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर साइन किए थे और महात्मा गांधी जी ने 1932 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी इस टाइम अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रुप में चल रही है। यदि अभी तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो साथी नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से हम आपको करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के पहले प्रीवियस ईयर के सारे सवालों को हमें तैयार करना है, देखना है कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। तो इसलिए भाई आपके पास नोटिफिकेशन जाना बहुत जरूरी है। तो भाई नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन करिए। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 है, यह किसका विचार देता है? बताइए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39 से है यह किसका विचार देता है? तो यह समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का विचार देता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? बताइए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो ब्रिटेन देश के। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई तो 1527 में लड़ी गई थी, बाबर और साथ ही इब्राहिम लोदी के बीच में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने यह कहा? बताइए साथी, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? बताइए, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो याद रखिएगा धनानंद को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए 17 को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहले अध्यक्ष थे? बताइए साथी, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष तो सर दोराबजी टाटा थे। डी ऑप्शन सर दोराबजी टाटा, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा। क्या आप सभी से 35 क्वेश्चन हो पा रहे हैं? ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। संगीतकार भजन सुपारी 21 घराने के एक संतूर वादक थे। बताइए, संगीतकार भजन सुपारी जो थे वो किस घराने के एक संतूर वादक थे? तो सूफियाना घराने के एक संतूर वादक थे। ऑप्शन है सूफियाना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? बताइए, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो सर जी 1951 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था? बताइए, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, झाली कौन से भारतीय राज्य का
लोक नृत्य है? तो सर जी हिमाचल प्रदेश का झाली। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, इस बार सबसे अधिक फॉर्म फिलअप होने वाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, तो इसके लिए तैयार रहिएगा, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 2 से 3 महीने में इसका पेपर भी हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा भी डिले नहीं होगा। ओके, तो महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव यानी नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन किस वर्ष में शुरू किया गया था? महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1975 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर कितने प्रतिशत का हो गया था? बताइए। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दशक में जो हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर था वो साथ ही 16.8% हो गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? तो किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? तो 1601 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो सर ये अनुच्छेद 226 है। ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जीके का जिम्मेवारी तो पूरा मेरा है, बस आपको जो भी हम फ्री में आपको क्लास दे देंगे ना वो साथ ही क्लास ले लेनी है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? बताइए, किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो सर जी ज्योतिबा फूले जी ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल का राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? तो नेल्सन मंडेला द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। पंडित अयोध्या प्रसाद किससे जुड़े हैं? पंडित अयोध्या प्रसाद यह किससे जुड़े हैं? तो सर जी पखावत से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? बताइए दोस्त, मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? तो श्री नारायण गुरु जी ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? बताइए साथी। स्वतंत्रता के बाद जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो इसके बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? तो सरकार का था भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके तट पर स्थित है? बताइए। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके तट पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी पर। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया? बताइए साथी, किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया था, यानी किस देश के संविधान से? तो दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश यानी डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की? तो क्रिप्स मिशन भारत को स्वतंत्र उपनिवेश की पेशकश किस वर्ष में की थी? ये तो ईयर आपको मालूम होना चाहिए, 1942 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए, साइमन कमीशन भारत में कब आया? चलिए कमेंट करके बताइए, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। मल्लिका साराभाई
निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी है? मल्लिका साराभाई किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37। 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों को एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी के नाम बताइए। तो साथ ही 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खान थे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 38। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो जो सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट कोच को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39। चोल वंश के राज्य चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? बताइए चोल वंश के राज्य चिन्ह में किस विकल्प का अंकन किया गया था? तो बाघ का किया गया था भाई चोल वंश के राज्य चिन्ह में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कॉल करिए। होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? बताइए होजागिरी किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो दोस्त यह त्रिपुरा की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 41। संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उझावर का क्या अर्थ है? बताइए संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उझावर का क्या अर्थ है? तो साथ ही याद रखिएगा जो आपके साधारण हल चलाने वाले होते हैं उझावर। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को हल करिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो साथ ही जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसके तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दार्शनिक थे? बताइए बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दार्शनिक थे? तो कनिष्क प्रथम के। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 44। लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है? बताइए साथी लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है? तो 84 सीटें। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 45। वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय कौन से नृत्यांगना है? बताइए तो वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46 को। मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख्य रूप से किसका कार्य करते थे? मुगल अधिकारी जो अमल गुजार थे वह मुख्य रूप से किसका कार्य करते थे? तो भू राजस्व एकत्रित करना उनका काम था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए भाई लास्ट में स्कोर आपको करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा था? ये सवाल आपके पेपर में आएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान तो यह तो साथी आपको मालूम होगा खुशवंत सिंह ने लिखा था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? बताइए जो विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग थे वो किस देश से संबंधित है? तो यूएस से है भाई। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई है? बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई कि अंतःकरण की स्वतंत्रता को किन दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई है? तो साथ ही एक अनुच्छेद 27 और 28 में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को। भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे?
बताइए, भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी, आज का यह तीसरा प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट होगा, पूरे 50 क्वेश्चन जीके का। तो बताइए साथी, आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? बताइए, सभी साथी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो साथी, उम्मीद करूंगा सबसे पहले तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार हुआ होगा, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आई होगी। डेली आप क्लास 11:30 AM पे कर रहे होंगे और यहाँ से आप सारे क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे होंगे। किसी प्रकार का आपका डाउट है फॉर्म फिलअप भरने में तो साथी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। ओके, किसी प्रकार का डाउट हो तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कल 11:30 AM पे। तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, तुरंत आप सभी पास कोई भी क्लास आएगी तो नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।